Hello everyone. So today we are going to continue our series of BHIC 112 History of India 7. In this we will cover the history of India from 1605 to 1750s. ठीक है? This is the cover page of the subject and here we have 18 units and we have already finished 3 units of this subject and today we have to study unit 4, the Rajputs, conflicts and collaborations. ठीक है? Let's start with unit 4, the Rajputs, conflicts and collaborations. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. राजपूत्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मुगल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, especially under Akbar, who realized the importance of incorporating local intermediaries and regional powers into the Mughal nobility. ठीक है, राजपूत जो हैं वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मुगल एक्सपेंशन और उसके कंसोलिडेशन में, स्पेशली अंडर अकबर्स रेन, क्योंकि अकबर को समझ में आ जाता है कि लोकल इंटरमीडियरीज को अपनी रीजनल पावर में इंक्लूड करना कितना ज्यादा जरूरी है. मतलब कि मुगल नोबल्स में सिर्फ और सिर्फ मुगल्स ही नहीं होने चाहिए, राजपूत भी होने चाहिए, इसकी समझ अकबर को हो गई थी. ठीक है, आफ्टर इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स मुगल राजपूत रिलेशंस बिकेम लार्जली cooperative with alliances influencing the internal politics of Rajput states. स्टार्टिंग के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा देखा जाए तो मुगल और राजपूत जो रिलेशन था वो ठीक ठाक चल रहा था, कोऑपरेटिव था, अलायंसेस भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो राजपूत स्टेट का इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस हुआ करता था. इवन राजपूत्स साइडेड विद द राइवल्स इन सक्सेशन डिस्प्यूट्स, दे वर यूजुअली एकोमोडेटेड बाय द विक्टोरियस रूलर, इंश्योरिंग देयर कंटिन्यूड इंटीग्रेशन इनटू मुगल पॉलिटी. वो लोग अपनी साइड चुन करके अक्सर विक्टोरियस, मतलब कि जैसे सक्सेशन वॉर हो रहा है तो वो लोग हमेशा उस पार्टी के साइड में हुआ करते थे जो कि अल्टीमेटली जीत जाती थी, और इससे क्या होता है कि मुगल पॉलिटी में उनका जो इंटीग्रेशन है वो कंटिन्यूड रहता है. ठीक है, राजपूत्स एंड अर्ली मुगल्स. By the 15th century, many Rajput chiefs had established strong tribal monarchies. तो 15वीं शताब्दी के आते तक में राजपूत चीफ्स जो थे, मतलब बहुत सारे राजपूत चीफ्स जो हैं वो ट्राइबल मोनार्कीज स्टैब्लिश कर लेते हैं, जैसे कि राणा सांगा along with allies like सुल्तान इब्राहिम लोदी, मान सिंह तोमर and Hassan Khan attempted to resist Babur's advance but were defeated at the Battle of Khanua in 1527, enabling Babur to establish the Mughal Empire. Rana Sanga किसके साथ मिलकर के? सुल्तान इब्राहिम लोदी, मान सिंह तोमर और हसन खान के साथ मिलकर के कोशिश करते हैं कि बाबर को मतलब रोका जाए भारत में आने से. लेकिन बैटल ऑफ खानुआ जब होती है 1527 में तो बाबर जो है वो जीत जाता है और मुगल एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर देता है. ड्यूरिंग बाबर्स शॉर्ट रेन, नो लास्टिंग रिलेशंस विथ राजपूत चीफ्स वर फॉर्म्ड. जब बाबर का एक छोटा सा रेन हम लोगों को देखने को मिलता है, मतलब बाबर ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाता है, तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि राजपूत और जो मुगल्स हैं उनका रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था. His son Humayun faced internal struggles with his brothers and Afghans, was ousted by Sher Shah Suri and regained the throne in 1555, dying in 1556. ठीक है, हुमायूं का जो बाबर का जो बेटा था हुमायूं, वो इंटरनल स्ट्रगल्स फेस करता है अपने भाइयों के साथ और अफगान्स के साथ. ठीक है, और शेर शाह सूरी क्या करता है कि अल्टीमेटली हुमायूं को गद्दी से हटा देता है और फिर हुमायूं फिर से थ्रोन को रीगेन करता है इन 1555, लेकिन 1556 में उसकी भी डेथ हो जाती है. इन दिस पीरियड देयर वाज मिनिमल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कोलैबोरेशन बिटवीन मुगल एंड राजपूत्स. तो ये जो टर्मोइल पीरियड चल रहा होता है मुगल्स के लिए, इस बीच में राजपूत्स के बीच में और मुगल्स के बीच में बहुत कम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और कोलैबोरेशन होता है. Rajputs and Akbar. As the Mughal Empire expanded, Akbar focused on consolidating his gains by implementing political and administrative measures. जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वो एक्सपैंड होता है, अकबर जो है वो फोकस करने लगता है कि कैसे अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को बढ़ाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जा सके अच्छे से. लर्निंग फ्रॉम हुमायूं's experience, he sought to establish local routes for the empire by fostering alliances with regional princes and intermediaries, particularly the Rajput rulers. तो हुमायूं मतलब कि अपने पिता के एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए वो क्या करता है
कि लोकल रूट्स पे ध्यान देता है, फॉस्टर करने की कोशिश करता है, मतलब कि अलायंसेस बिठाने की कोशिश करता है बिटवीन द लोकल रूलर्स एंड द मुगल एम्पायर, ताकि जो रूट से बेस लेवल से उनका जो जड़ है वो मजबूत हो पाए। पर्टिकुलरली राजपूत के साथ कोशिश करता है कि उनका जो रिलेशन है वो अच्छा रहे। मुगल राजपूत रिलेशंस रीडिफाइनिंग द ओरिएंटेशन। Before Akbar, relationships were the central power and regional aristocracies were unstable, depending largely on military strength. तो अकबर से पहले क्या होता है कि जो सेंट्रल पावर है, मतलब जो किंग है, वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं कि जो रीजनल एरिस्टोक्रेसीज थी वो अनस्टेबल थी, जिसका जो पूरा का पूरा बेस था वो मिलिट्री के ऊपर डिपेंड करता था कि किसकी आर्मी कितनी ज्यादा बड़ी है। Akbar, influenced by his upbringing among Rajputs and exposure to diverse Indian, Persian and Central Asian cultures, adopted a pragmatic and inclusive approach. अकबर जो था वो अपनी अपब्रिंगिंग, क्योंकि जब वो छोटा था तो हुमायूं को बहुत टर्बुलेंट टाइम फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से अकबर को बहुत सारी जगहों पर रहना पड़ा। वो कई बार राजपूत घरों में भी रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस पड़ने लगता है, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडियन, पर्शियन और सेंट्रल एशियन कल्चरल्स, वो सबको अडेप्ट करता है और सबको इंक्लूड करने की कोशिश करता है अपने अप्रोच में। He promoted sustainable alliances with local rulers, especially Rajput chiefs, while respecting the religious and cultural freedom of his subjects. तो वो इस चीज को प्रमोट करता है कि सस्टेनेबल अलायंसेस बनाओ, मतलब कि मेरी जिसमें राजी खुशी है मैं चलूंगा, आप जिसकी राजी खुशी में हो आप उससे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली वो राजपूत चीफ्स पे बहुत ध्यान देता है, सबको अपने सब्जेक्ट्स को कल्चरल फ्रीडम और रिलीजियस फ्रीडम देने की कोशिश करता है, देता भी है। His policies integrated a diverse nobility, ensuring long-term stability and governance that endured well into the later Mughal period. इसका जो ये कॉन्सेप्ट होता है अकबर का, उसकी वजह से एक डाइवर्स नोबिलिटी फॉर्म होती है। मतलब अब नोबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ मुगल्स नहीं थे, अब वहां पे राजपूत भी थे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और गवर्नेंस जो है वो मुगल पीरियड में आती है। Initial phase. Akbar fundamentally transformed Mughal Rajput relations by moving beyond mere tribute based submission. अकबर सबसे पहली बात तो मुगल राजपूत रिलेशन को मूव करता है ट्रिब्यूट बेसिस के आगे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं है कि मैं आपका किंग हूं आपको मुझे ट्रिब्यूट देना है, ये नहीं था, वो इसके बियॉन्ड चीजों को लेकर के जाता है। प्रीवियसली डिफीटेड लोकल चीफ्स रिटेन्ड ऑटोनॉमी एज लॉन्ग एज दे पेड पेशकश, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जो भी लोकल राजाओं को अकबर ने हराया था उसको ऑटोनॉमी देने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटोनॉमी देता है तब तक जब तक वो पेशकश देंगे किसको, राजा को, मतलब कि अकबर को। Akbar introduced a policy of integration, offering Rajput chiefs a share in imperial power and wealth in return for joining Mughal service and supporting imperial expansion. अकबर जो है वो पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करता है, राजपूत को ऑफर करता है कि आप हमारे साथ मिलकर के रहो, आप हमारे हमारे सर्विसेज को ज्वाइन करो, तो इसके बदले में हम आपको पावर और वेल्थ देंगे। कैसे पावर और वेल्थ देंगे, आप मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करो, हमारे इंपीरियल एक्सपेंशन, मतलब कि जैसे अभी अगर मान लो कि मुगल साम्राज्य इतना सा है तो हम कोई कॉन्क्वेस्ट पे जा रहे हैं, इतना बड़ा करना है हमें साम्राज्य, तो आप हमारा सपोर्ट करो, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, पावर देंगे और वेल्थ देंगे, ठीक है। Recognizing the military strength of Rajputs who commanded large infantry and cavalry forces and the strategic difficulty of conquering their numerous forts, Akbar opted for conciliation over conflict. रिकग्नाइजिंग द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ राजपूत, अकबर समझ जाता है कि राजपूतों का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है। हु कमांडेड लार्ज इन्फेंट्री एंड कैवलरी फोर्सेस, मतलब कि जो राजपूत हैं वो कैवलरी, बहुत सारा कैवलरी और इन्फेंट्री को कमांड किया करते थे। द स्ट्रैटेजिक डिफिकल्टी ऑफ कॉन्क्वरिंग देयर न्यूमरस फोर्ट्स, अकबर ऑप्टेड, देखो बहुत सारे फोर्ट्स थे, बहुत अच्छी मिलिट्री थी राजपूत की, तो अकबर सोचता है कि इनसे लड़ाई झगड़ा करने के बजाय इनके साथ मिला जुला करके रहना अच्छा रहेगा। He created an atmosphere of trusting by rewarding merit and loyalty, granting high ranks, offices and governorship to Rajput chiefs. वो क्या करता है कि एक ऐसा एटमोसफियर बनाता है जहां पे जो लॉयल सब्जेक्ट्स हैं उसको मेरिट दिया जा रहा है, मतलब कि उसको हाई रैंक्स दिए जा रहे हैं, ऑफिसेस दिए जा रहे हैं, गवर्नरशिप दी जा रही है कि ठीक है ये एरिया आपका है, आप इसके गवर्नर हो, टू राजपूत चीफ्स। फॉर एग्जाम्पल राजा भारमल कछवाहा रिसीव्ड कमांड ओवर 5,000
troops and his followers were integrated into Mughal military. ठीक है, तो राजा भारमल का एक एग्जाम्पल लेते हुए कहा गया है जिनको 5,000 ट्रूप्स दिए गए एंड हिज फॉलोअर्स वर इंटीग्रेटेड इनटू, और उनके जो फॉलोअर्स थे मतलब राजा भारमल कछवाहा के जो फॉलोअर्स थे उनको मुगल मिलिट्री में इंक्लूड किया गया. Rajput nobles were appointed to a crucial subas, including Ajmer, Agra, Lahore, and Kabul, and assigned key departments such as the armory, communications. तो जो राजपूत नोबल्स थे उनको क्रूशियल सूबास मतलब कि इंपॉर्टेंट सूबास दिया जिससे राजपूतों को भी मुगल पे भरोसा हुआ और मुगलों को भी राजपूतों पे भरोसा हुआ, जैसे कि अजमेर, आगरा, लाहौर और काबुल. ठीक है, अब यहाँ पे इनको इसके अलावा सूबा देने के अलावा बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी दिया गया, जैसे कि आर्मरी मतलब कि जो भी सेना का सामान है वो संभालने का, कम्युनिकेशन संभालने का डिपार्टमेंट दिया गया. स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट फोर्ट्स लाइक ग्वालियर, रणथंभौर एंड रोहतास वर प्लेस्ड अंडर राजपूत कंट्रोल, रीइंफोर्सिंग देयर रोल इन इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन. इसके साथ ही साथ उनको और भी कुछ स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट फोर्ट्स दिए गए, जैसे ग्वालियर, रणथंभौर, रोहतास, और जो राजपूत कंट्रोल है वो फिर से री-इन्फोर्स हो पाता है कहाँ पे, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि राजपूत भी इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं. The policy ensured Rajputs became active stakeholder in the empire rather than merely tributaries, aligning their military, economic and political interests with the Mughal state. ठीक है, तो जो पॉलिसी है, पॉलिसी की वजह से क्या होता है कि राजपूत जो है वो अपना स्टेक देते हैं किसके लिए, एम्पायर के लिए. जस्ट ये नहीं है कि हाँ ट्रिब्यूटरी देना है, अलाइन करना है मिलिट्री के साथ, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ, बल्कि आपको अपने, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, लेकिन वो कंपनी आपको एक फिक्स सैलरी देकर के आपके बारे में कुछ ना सोचे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर वो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपका भी ग्रोथ होगा तो आप ऑब्वियसली अगर स्टेक होल्डर हो वहां के तो आप ज्यादा अच्छे से काम करोगे. तो वही चीज यहाँ पे होती है. बाय बैलेंसिंग ऑटोनॉमी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकबर सिक्योर्ड लॉयल्टी, स्ट्रेंथन द इंपीरियल आर्मी एंड एस्टैब्लिश्ड अ सस्टेनेबल फ्रेमवर्क फॉर मुगल राजपूत कोलैबोरेशन दैट endured through Jahangir and later emperors, contributing to long-term stability and consolidating of empire. ठीक है, अकबर ने जो बैलेंस किया अटोनॉमी को विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अगर किसी भी राजपूत रूलर को उसने कोई अटोनॉमी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है. अकबर को पता है कि वो लॉयल है, इसकी वजह से क्या होता है कि लॉयल्टी जो है वो आर्मी को स्ट्रॉन्ग करती है, एक सस्टेनेबल फ्रेमवर्क बनाती है मुगल राजपूत कोलैबोरेशन के बीच में, जिसकी वजह से जहांगीर और बाद के एम्परर में भी जो ये प्रगाढ़ दोस्ती है राजपूत और मुगलों की वो देखने को मिलती है. मतलब लॉन्ग टर्म तक ये बात चल जाती है, टिक जाती है. मेवाड़ एंड अकबर. Mughal Rajput relations begin with conflict at Panipat and Khanua, where Babur defeated Rana Sanga and his allies using superior artillery and war technology. ठीक है, मुगल और राजपूत का रिलेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है, पानीपत से शुरू होता है और खन्नुआ से शुरू होता है, जहाँ पे बाबर जो है वो राणा सांगा को हरा देता है यूजिंग सुपीरियर आर्टिलरी, मतलब कि अच्छे गोली बंदूकों को यूज करके और अच्छी वॉर टेक्नोलॉजी को यूज करके राणा सांगा को हरा देता है. Humayun, preoccupied with internal and external challenges, could not engage effectively with Rajput chiefs. और हुमायूं जो था, जो कि बाबर का बेटा था, वो इंटरनली और एक्सटर्नली चैलेंजेस से इतना घिरा हुआ था कि उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि वो राजपूत चीफ से इफेक्टिवली मिल पाए. अंडर अकबर, मुगल एक्सपेंशन कंटिन्यूड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंभौर, चित्तौड़ एंड अदर राजपूत टेरिटरीज. अकबर के काल में मुगल एक्सपेंशन जो है वो बढ़ता रहता है. रणथंभौर, चित्तौड़ और राजपूत टेरिटरीज में इसका एक्सपेंशन होता है. किसका एक्सपेंशन होता है? मुगल्स का एक्सपेंशन होता है. While many Rajput accepted Mughal suzerainty, Rana Pratap of Mewar resisted. बहुत सारे राजपूत चीफ जो थे वो मुगल्स के अंडर आने को रेडी हो गए थे, लेकिन जो राणा प्रताप है ऑफ मेवार वो रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं अकबर के अंडर. Akbar launched a major campaign in 1576 under Kunwar Man Singh, culminating in the Battle of Haldi Ghati. ठीक है, तो अकबर जो है 1556 में एक कैंपेन की शुरुआत करता है जहां पे वो हेल्प लेता है, किनकी हेल्प लेता नहीं है,
अकबर जो है वो एक कैंपेन लॉन्च करता है 1576 में, किसके अंडर में, कुंवर मान सिंह के अंडर में, कल्मिनेटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी का फेमस बैटल हुआ है राणा प्रताप के बीच में और किसके बीच में, अकबर के बीच में। द राणा प्रताप रिट्रीटेड टू द हिल्स, राणा प्रताप जो है वो जंगलों में और पहाड़ों के बीच भाग जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस कंटिन्यूड अंडर हिज फॉलोअर्स एंड लेटर हिज सन राणा अमर सिंह अंटिल 1615। ठीक है, तो जो राणा प्रताप है वो तो हिल्स में रिट्रीट कर जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी जो उनके फॉलोअर्स हैं और उनके जो बेटे होते हैं राणा अमर सिंह 1615 तक इस रेजिस्टेंस को कायम रखते हैं। Despite Mughal military superiority, Mewar retained partial autonomy due to its strategic terrain. तो मुगल्स की मिलिट्री सुपीरियोरिटी होने के बावजूद भी जो मेवाड़ है वो पार्शियली ऑटोनॉमी गेन कर लेता है, क्योंकि उनका जो एरिया था वो काफी स्ट्रेटेजिक था, विद द अरावली रेंजेस एंड रेवेंस प्रोवाइडिंग नेचुरल डिफेंस एडवांटेजेस। ठीक है, मतलब कि मुगल मिलिट्री की सुपीरियोरिटी होने के बावजूद भी जो मेवाड़ है वो ऑटोनॉमी गेन कर पाता है पार्शियली। कैसे? क्योंकि इसका टेरेन जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक था और उनकी उस टेरेन की जो समझ थी वो राणा प्रताप के फॉलोअर्स को बहुत अच्छे से थी। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं राजपूत एंड जहांगीर। On the basis of macro studies, some of the modern historians held that Jahangir, under the influence of some religious bigots, abandoned his father's policy and began to discriminate the Rajput chiefs in favor of Durrani and Irani nobles. But recent micro researchers have proved this thesis untenable. देखो क्या होता है कि मैक्रो स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जहांगीर जो है वो अपने पिता के इन्फ्लुएंस से हट जाता है और किसी और दूसरे रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आकर के डिस्क्रिमिनेट करने लगता है राजपूत चीफ्स को और फेवर करने लगता है तुरानी और ईरानी नोबल्स को। लेकिन कुछ जो माइक्रो रिसर्चर्स हैं वो इस थ्योरी को गलत साबित करते हैं। कंटिन्यूटी विथ माइनर चेंजेस। ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, जहांगीर के काल में मुगल राजपूत रिलेशंस वर शेप्ड बाय लॉयल्टी ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल फॉर द थ्रोन एंड स्ट्रैटेजिक अपॉइंटमेंट्स देयर आफ्टर। तो मुगल राजपूत रिलेशन जो है जहांगीर के काल में इस चीज पे शेप होता है कि क्या लॉयल्टी रही जहांगीर को लेकर के जब जहांगीर थ्रोन के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और उसके बाद जब उसको थ्रोन मिल जाता है उसके बाद वो स्ट्रैटेजिकली सब लोगों को अपॉइंट करता है जिन लोगों ने उनका साथ दिया और जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया उस हिसाब से। बिफोर असेंडिंग द थ्रोन, जहांगीर देन प्रिंस सलीम फेस्ड रेबेलियन एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज फादर अकबर एंड राइवल ब्रदर खुसरो। ठीक है, तो जब वो राजा नहीं बने थे, जब उनका नाम सलीम हुआ करता था, तो उन्होंने रेबेलियंस और कॉन्फ्लिक्ट फेस किए अपने फादर और अपने ब्रदर खुसरो के साथ। राजपूत, तुरानी एंड ईरानी नोबल्स डिवाइडेड देयर सपोर्ट। जितने भी नोबल्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट जो था वो बांट लिया था। राजपूत, तुरानी, ईरानी सभी लोगों ने अपना सपोर्ट जो था वो बांट लिया था। Those who sided with Jahangir were rewarded, while those who opposed him, such as Raja Man Singh and Mirza Aziz Koka, who had backed Khusro, faced stagnation in their careers। ठीक है, होता क्या है कि जहांगीर और खुसरो के बीच में डिवीजन हो गया था, तो जहांगीर को जिसने जिसने भी सपोर्ट किया उसको रिवॉर्ड मिलता है, और राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका जैसे लोगों को बैकलैश देखने को मिलता है, या फिर उनका जो करियर है वो स्थिर हो जाता है क्योंकि उन्होंने खुसरो का साथ दिया। जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी इवन डिस्पैरेजिंगली रिफर्स टू देम एज ओल्ड वुल्फ्स ऑफ द एम्पायर। और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी में जो वो खुद लिखता है वहां पे हम लोगों को ये देखने को भी मिलता है कि राजा मान सिंह को, मिर्जा अजीज कोका को वो ओल्ड वुल्फ्स मतलब कि बूढ़े भेड़िए कह करके संबोधित कर रहा है ऑफ एम्पायर। ठीक है, जहांगीर इम्प्लीमेंटेड अ क्लियर पॉलिसी ऑफ रिवॉर्डिंग लॉयल्टी। जहांगीर ये सीधी सीधी एक पॉलिसी ले आता है कि आप लॉयल रहोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। राजपूत चीफ्स हु सपोर्टेड हिम, राजपूत चीफ्स जो उसको सपोर्ट करते हैं, लाइक रामदास कछवाहा एंड Raisal Darbari Shekhawat, were promoted in Mansab ranks, while others who rebelled or opposed him were stripped of positions and privileges। तो राजपूत चीफ्स जिन्होंने उसको सपोर्ट किया उसको रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि रामदास कछवाहा,
राइसल, दरबारी, शेखावत, इन सबको मनसब में रैंक ऊंचा मिलता है। इसके अलावा जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनको स्ट्रिप कर दिया जाता है, उनकी पोजीशन से और प्रिविलेजेस हटा दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, बीर सिंह बुंदीला, हु किल्ड द हिस्टोरियन अबुल फजल, was rewarded with his high rank and the वतन जागीर ऑफ ओरछा। ठीक है, तो बीर सिंह बुंदेला जो थे, जिन्होंने अबुल फजल को मारा था, जो कि अकबर के काल के अंदर एक हिस्टोरियन थे, एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, तो उनको मारने की खुशी में ओरछा की जागीर जो है, वतनदारी जो है, वो किसको दे दी जाती है? बीर सिंह बुंदेला को दे दी जाती है। Jahangir also actively recruited new Rajput nobles from different clans, granting them some territories and title. तो जहांगीर क्या करता है कि बहुत सारे राजपूत्स को रिक्रूट करता है, उनके क्लैंस को देखता है और मनसब्स देता है, टेरिटरीज देता है, टाइटल्स देता है। The most notable was Anup Singh Badgujar, who saved Jahangir from a tiger and was subsequently given high-rank administrative control of Pargana Anup Shahar and command over Gwalior fort, including custody of important prisoners like rebel Prince Khusro and Sheikh Ahmad सरहिंदी। तो यहाँ पे एक नोटेबल चीज देखने को मिलती है कि अनूप सिंह, जिन्होंने जहांगीर को एक बार एक बाघ से बचाया था, उसको जहांगीर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशनल पावर देता है, बहुत बड़े बड़े प्रिजनर्स को उनके अंदर रखवाता है। कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशनल पावर देता है? तो उनको ग्वालियर का फोर्ट देता है, देन फिर खुसरो को और शेख अहमद सरहिंद को किसके अंडर रखवा देता है? इन्हीं के अंदर, अनूप शहर के अंदर रखवा देता है। दिस अप्रोच शोज जहांगीर्स यूज ऑफ मुगल राजपूत रिलेशन एज अ टूल फॉर कंसोलिडेटिंग पावर, लॉयल्टी एंड इंसेंटिवाइज्ड थ्रू प्रमोशंस, टेरिटोरियल ग्रांट्स एंड ट्रस्ट इन सेंसिटिव असाइनमेंट्स, व्हाइल डिसलॉयल्टी वाज पेनलाइज्ड। तो ये सारी जो चीजें करता है जहांगीर, इससे साफ साफ ये पता चलता है कि जो भी जहांगीर के लिए काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी। It also demonstrates a continuity of Akbar's strategy of integrating Rajputs into the Mughal administrative and military framework, but with a stronger personal emphasis on loyalty to the emperor. ये इस चीज को भी कंटिन्यू रखता है जो अकबर शुरू करता है कि मुगल्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में राजपूत को भी इंटीग्रेट करना है। इस चीज को जहांगीर कंटिन्यू तो रखता है, लेकिन एक नया फैक्शन जोड़ देता है कि आपको लॉयल्टी भी दिखानी होगी टू द एम्परर। ठीक है, बाय कोलैबोरेटिंग बोथ distribution of power and personal trust, Jahangir ensured that the Rajput remained a crucial yet controllable component of Mughal politics. जहांगीर ये भी साथ साथ अश्योर करता है कि इंटीग्रेशन तो हो रहा है राजपूत का, नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जहांगीर ये भी इंश्योर करता है कि राजपूत से एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो रहे, लेकिन अल्टीमेटली मैं उनको कंट्रोल कर पाऊं। Mewar and Jahangir. During Jahangir's reign, Mughal Rajput relations with Mewar were marked by a mix of diplomacy, strategic pressure, and personal gesture of respect. जहांगीर के रेन में मुगल राजपूत रिलेशन जो था मेवार के साथ, वो एक मिक्सचर ऑफ डिप्लोमेसी की तरह देखा जा सकता है, स्ट्रैटेजिक प्रेशर था यहाँ पे, और पर्सनल जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट था। ठीक है, फ्रॉम द आउटसेट जहांगीर प्रिफर्ड अ पीसफुल सॉल्यूशन रादर देन आउटराइट वॉर। मतलब बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जहांगीर जो है एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहता था मेवाड़ के साथ, कोई लड़ाई नहीं चाहता था। 1606 में ही सेंट प्रिंस परवेज टू मेवाड़ विथ इंस्ट्रक्शंस नॉट टू हार्म राणा अमर सिंह और हिज टेरिटरी इफ ही एंड हिज सन करण सबमिटेड इन पर्सन। तो 1606 में जो प्रिंस परवेज हैं उनको मेवाड़ भेजा जाता है ताकि वो राणा प्रताप के जो बेटे हैं अमर सिंह से या फिर उनकी टेरिटरीज से कोई भी छेड़छाड़ ना करे। अगर राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह जो है वो सबमिट करने के लिए खुद को रेडी हो जाएं इन पर्सन। However, subsequent missions led by nobles like Alauddin Khan and Raja Basu with large military contingents failed to subdue Mewar. बाद के सालों में जब अलाउद्दीन खान, मतलब कि जहांगीर अभी भी राजा है लेकिन अब उसने डिफरेंट तरीके अपनाए हैं मेवाड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या होता है कि अब्दुल्ला खान जो है और राजा बसू जो हैं वो एक लार्ज मिलिट्री लेकर के जाते हैं, लेकिन भी मेवाड़ को कंट्रोल करने में वो लोग फेल हो जाते हैं। सबड्यू का मतलब है वश में करना, कंट्रोल करना।
By 1613, Jahangir organized a stronger military expedition under Prince Khurram. Future Shah Jahan, prolonged warfare and hardships eventually compelled Rana Amar Singh to accept Mughal suzerainty under negotiated terms. ठीक है, 1613 के आते तक में क्या होता है कि जहांगीर जो है स्ट्रॉन्गर मिलिट्री एक्सपेडिशन स्टार्ट करता है प्रिंस खुरम के साथ मिलकर के। जिस तरह से जहांगीर का नाम पहले सलीम हुआ करता था बिफोर हिज क्राउनिंग, उसी तरह से प्रिंस खुर्रम आफ्टर हिज क्राउनिंग उनका नाम हो जाता है शाहजहां। ठीक है, बहुत लंबे वॉरफेयर और हार्डशिप के बाद क्या होता है कि राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे जो हैं, वो क्या करते हैं कि वो मुगल सुजनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नेगोशिएटेड टर्म्स पे। सुजनिटी का मतलब होता है आधिपत्य। ठीक है, की कंडीशंस इंक्लूडेड, की कंडीशंस क्या क्या थे? पर्सनल सबमिशन ऑफ राणा टू प्रिंस खुर्रम, मतलब कि राणा अमर सिंह जो है वो पर्सनली प्रिंस खुर्रम को सबमिट करेंगे। हिज सन करण अटेंडिंग द मुगल कोर्ट, उनका जो बेटा है, मतलब अमर सिंह का जो बेटा है करण, वो मुगल कोर्ट अटेंड करेगा। इनरोलमेंट ऑफ राणाज फोर्स 1000 कैवलरी इन प्रॉक्सी सर्विस एंड रिटर्न टू चित्तौर फोर्ट विदाउट फोर्टिफिकेशन और रिपेयर। इसके साथ साथ क्या होता है कि राणा की जो फोर्स होती है उसमें से 1000 कैवलरी जो है एज प्रॉक्सी सर्विस रहेगी कहाँ पे? मुगल्स के पास। ठीक है, और उसके बाद जो चित्तौड़ का किला है उसका फोर्टिफिकेशन नहीं होगा और ना ही उसको रिपेयर कराया जाएगा। द मीटिंग बिटवीन राणा अमर सिंह एंड प्रिंस खुर्रम वाज कॉर्डियल एंड म्यूचुअली रिस्पेक्टेड। जो मीटिंग होती है राणा अमर सिंह और प्रिंस खुर्रम के बीच में वो कॉर्डियल होती है, मतलब कि ठीक ठाक दोनों सहिष्णुता से मिलते हैं और म्यूचुअली दोनों में रिस्पेक्ट होता है। And Jahangir ratified the agreement with a formal farman granting the Rana a mansab of 5000। जहांगीर क्या करता है कि ये सब कंडीशंस तो वो राणा के लिए रखता है कि राणा हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स, बट वो क्या करता है अपनी तरफ से कि वो एक फॉर्मल फरमान देता है जिसमें राणा को मनसबदारी दी जाती है और उनका रैंक होता है 5000। Prince Karan was treated with exceptional honor at the Mughal court, reflecting Jahangir's personal approach to diplomacy। ठीक है, जो प्रिंस करण होते हैं, मतलब महाराणा प्रताप के जो पोते होते हैं, उनको मुगल कोर्ट में अच्छे से रिस्पेक्ट दी जाती है और ये एक शो करता है कि किस तरह से जहांगीर जो था वो डिप्लोमेटिक था। ठीक है, मतलब उसकी डिप्लोमेसी कैसी थी। He was fated with status carved in marble alongside his father, received gifts including horses and jeweled swords, a Kashmiri coat, a horse and a saddle, an elephant, and was even taken on a hunting trip by Jahangir। ठीक है, तो बेसिकली जो करण था, प्रिंस करण जो थे चित्तौड़ के, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें हॉर्सेस हैं, तलवार जिसमें अच्छे अच्छे जूल्स लगे हुए होते थे, हॉर्सेस, सैडल्स, एलिफेंट्स, ये सारी चीजें उनको दी जाती थी। एक बार वो जहांगीर के साथ हंटिंग पे भी जाता है। नूरजहां पर्सनली bestowed गिफ्ट अपॉन हिम सिग्निफाइंग रॉयल फेवर। नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी, वो क्या करती हैं कि वो गिफ्ट्स देती हैं किसको? करण को, ताकि पता चले कि हाँ जो रॉयल्टी है वो करण को पसंद करती है। आफ्टर रिटर्निंग टू मेवाड़, करण मेंटेन्ड कॉर्डियल रिलेशंस विथ द मुगल कोर्ट। और जब मेवाड़ वापस लौट जाते हैं करण, तो भी जो मुगल रिलेशंस होता है उनका कॉर्डियल ही रहता है। Following Rana Amar Singh's death in 1620, Jahangir sent Raja Kishan Das to convey condolences, confirmed Karan as a new Rana, and bestow upon him the ancestral title, a robe of honor, a horse and an elephant। जब अमर सिंह की डेथ होती है, महाराणा प्रताप के बेटे की डेथ होती है 1620 में, तो जहांगीर राजा किशन दास को भेजते हैं अपनी कंडोलेंसेस देने के लिए, अपना दुख व्यक्त करने के लिए, और वहां पे वो करण को एज न्यू राणा एक्सेप्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं और उनको बहुत सारे एंसेस्ट्रल टाइटल से नवाजते हैं। साथ ही साथ उनको कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं, जैसे कि एक रोब देते हैं, हॉर्स देते हैं और एलिफेंट्स देते हैं। ठीक है, दिस एपिसोड इलस्ट्रेट्स जहांगीर्स पॉलिसी ऑफ कंबाइनिंग मिलिट्री प्रेशर विथ डिप्लोमेसी, पर्सनल जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, thereby integrating Rajput rulers into the Mughal political system while preserving their dignity and local authority। ठीक है, ये जो एपिसोड है जहांगीर की पॉलिसी का, कि वो क्या करता है कि मिलिट्री प्रेशर बनाता है, मिलिट्री प्रेशर के बाद वो जीत रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वो सामने वाले को नीचा नहीं दिखा रहा है, वो क्या कर रहा है कि रिस्पेक्ट दे रहा है, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, आपस में मिला रहा है। तो ये जहांगीर की एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी थी। ठीक है, अब राजपूत एंड शाहजहां। To understand the subsequent Mughal Rajput polity, one should keep in mind, like his father Jahangir, खुर्रम और शाहजहां also rebelled। ठीक है, अकबर के काल में क्या होता है कि जहांगीर यानी कि सलीम जो है वो रेबेल करता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मन हो
तो जाकर के मुगले आजम का भी देखना, उसमें ये सीन दिखाया गया है कि किस तरह से जो अकबर का रेन है उसमें जहांगीर जो है वो रेबेल कर देता है, जबकि अकबर के लिए जहांगीर उसका बहुत प्रेशियस सन था, क्योंकि अकबर को बच्चे नहीं हो रहे थे। एंड आफ्टर सो मेनी प्रेयर्स ही गॉट सलीम। देखो पूरी तरह से वो मूवी ट्रू नहीं है, फिर भी एक होता है ना कि देख के मजा आएगा, कुछ रिलेट कर पाओगे तो देखना मजा आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो जहांगीर है, जहांगीर मतलब सलीम अकबर का बेटा, वो भी अपने पिता से रेबेल करता है, और खुर्रम जो शाहजहां है, ठीक है, वो भी अपने पिता जहांगीर से रेबेल करता है। द नोबिलिटी डिवाइडेड बिटवीन एम्परर जहांगीर एंड द रेबेल प्रिंस शाहजहां, सो वाज द केस ऑफ राजपूत नोबल्स। ठीक है, क्या होता है कि जिस तरह से जहांगीर के समय पे जो राजा मान सिंह हैं और एक मुस्लिम लीडर थे, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अकबर का साइड लेते हैं, और जो जहांगीर का साइड लेने वाले राजपूत होते हैं उनको याद है हम लोगों ने पढ़ा कि उनको जहांगीर राजा बनने के बाद बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, रैंक्स देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जो नोबिलिटी है वो फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसा कि जहांगीर के टाइम पे हुआ था। अब जहांगीर के हिस्से में कुछ लोग हैं और कुछ लोग शाहजहां के हिस्से में हैं, और जो राजपूत हैं उनका भी वही हाल है, वो भी जहांगीर और शाहजहां के बीच में बटे हुए हैं। शाहजहां आफ्टर हिज सक्सेशन रिवॉर्डेड दोज राजपूत नोबल्स एंड अदर्स हु साइडेड विद हिम। अगेन जहांगीर जो चीज करता है वही चीज शाहजहां भी करता है, कि वो उन सारे राजपूत नोबल्स को रिवॉर्ड करता है जिन्होंने उसकी साइड ली थी। ग्रोइंग शेयर ऑफ राजपूत्स इन मुगल नोबिलिटी ड्यूरिंग शाहजहां's rise to power, Rajput nobles played a crucial role with their loyalty and military support being carefully rewarded। तो शाहजहां जब पावर में राइज करता है तो जो राजपूत नोबल्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल रोल उनका प्ले होता है, और जो लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं, मिलिट्रीली सपोर्ट करते हैं, बेसिकली उसको लॉयल रहते हैं उसके लिए, तो उसको रिवॉर्ड, उन लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। 1622 में ड्यूरिंग शाहजहां's rebellion, some Rajputs such as Bhim Sisodia supported the prince and were recognized for their valor. Bhim received the mansab of 5,000/5,000 and the title of Maharaja, later rising to 6,000/5,000 before his death at Battle of Dons। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 1622 में जब शाहजहां रेबेल करता है तो उसका सबसे बड़ा एक सपोर्टर होता है कौन? भीम सिसोदिया। तो भीम सिसोदिया उनको सपोर्ट करता है, और बाद के सालों में क्या होता है कि जो प्रिंस शाहजहां है वो उसको मनसबदारी सौंपते हैं, और जब तक उनकी डेथ होती है बैटल ऑफ टॉन्स में तब तक उनको महाराजा का टाइटल और साथ ही साथ जो उनका रैंक है वो बढ़ा करके 6,000 जार्ड्स का कर दिया जाता है। अदर चीफ्स लाइक नारायण मल ऑफ उज्जैन एंड हिज ब्रदर्स जॉइंड शाहजहां सर्विसेज विद सिग्निफिकेंट मनसब्स। दोज हु सपोर्टेड प्रिंस वर सिस्टमैटिकली रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे उज्जैन के जो रीजनल रूलर हैं लाइक नारायण मल और उनके जो भाई हैं उनको भी सिस्टमैटिकली मनसब्स दिए जाते हैं, सिग्निफिकेंट रोल होता है उनका। आफ्टर शाहजहां असेंडेड द थ्रोन, For instance, Bethel Das, son of Gopal Das, received the mansab of 3,000/1,500, the title of Raja, and gifts including horses, an elephant, and cash. He later rose to 5,000/5,000 and governed key subas such as Ajmer and Agra। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने नारायण मल और भीम सिसोदिया का देखा, साथ ही साथ बेथल दास को भी रैंक्स मिलते हैं, मनसब मिलते हैं, अजमेर और आगरा की जागीरदारी दी जाती है। राजपूत फ्रॉम डिस्टेंट रीजन्स ऑल्सो ज्वाइन द मुगल सर्विसेज। तो राजपूत जो दूर दूर के इलाकों से आते थे उन लोगों ने भी मुगल सर्विसेज को ज्वाइन किया। सीइंग बोथ द रिवॉर्ड्स एंड द पावर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि मुगल्स के साथ रह करके उनको रिवॉर्ड्स और अथॉरिटी दोनों मिल रही है। नोटेबल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग राजा कुंवर सेन ऑफ किश्तवाड़, पृथ्वी चंद ऑफ चंबा, तिलोक चंद ऑफ कुमाऊं, चतुर्भुज सोनगर एंड सेवरल अदर्स। कौन कौन से नोटेबल अपॉइंटमेंट्स थे? तो ये कुछ नोटेबल अपॉइंटमेंट्स थे। Traditional Rajput clans like Kachwahas and Rathors strengthened their influence in the imperial hierarchy, with their numbers and mansabs increasing significantly under Shah Jahan from 13,200/6,450। मतलब कि इस तरह से जो भी मनसब्स का रैंक है वो बढ़ता जाता है, और हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 28,000 तक का रैंक्स भी राजपूतों को मिलता है, स्पेशली कौन से क्लैन को? कछवाहास को और राठौर्स को।
लॉयल्टी टू द एम्परर वॉज की। लॉयल रहना राजा के लिए, मतलब जो मुगल एम्परर है उसके लिए लॉयल रहना सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे। मिर्जा राजा जय सिंह केयरफुली नेविगेटेड अलायंस ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन एंड लेटर सपोर्टेड शाहजहां। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने अच्छे से नेविगेट किया अपने अलायंस को जब वो जहांगीर के रेन में थे। बाद में उन्होंने शाहजहां को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उनको हाईएस्ट स्टेटस ऑफ 5000/5000 विद 402 अस्पा मिला। ठीक है, नाउ हादा चीफ्स सच एज रतन सिंह ऑफ बूंदी एंड हिज descendants were similarly rewarded for loyalty services with mansab title and jagirs। ओके तो रतन सिंह ऑफ बूंदी को भी बहुत सारे टाइटल्स और जागीर्स मिले। मेनी राजपूत नोबल्स वर इंटरेस्टेड विद सिग्निफिकेंट ऑफिसेस, सूबेदारी, फौजदारी, थानेदारी एंड किलादारी ओवर स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स लाइक आगरा, रणथंभौर, दौलताबाद, काबुल एंड मांडू। ठीक है, तो बहुत सारे जो राजपूत नोबल्स थे उनको सूबेदारी, फौजदारी, थानेदारी, किलेदारी दी गई अच्छे अच्छे जगहों की, लाइक काबुल, मांडू, रणथंभौर, आगरा, दौलताबाद। ठीक है, दिस पीरियड डेमोन्स्ट्रेट्स दैट शाहजहां रिलाइड हेवीली ऑन राजपूत नोबल्स फॉर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, रिवॉर्डिंग लॉयल्टी एंड मनसब्स, टाइटल, जागीर्स एंड इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स। क्या हो रहा है कि जो शाहजहां है वो हाईली रिलाई करता है राजपूत्स पे। किस चीज के लिए? क्योंकि उसको मिलिट्री चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशनल पर्पस निकलवाना है, ठीक है, रिवॉर्ड देना है, लॉयल मनसब्स देने हैं, रिवॉर्ड्स देना है अपनी उनकी लॉयल्टी के लिए, मनसब्स देने। तो बेसिकली वो प्ले अराउंड कर रहा होता है किनके साथ? राजपूत के साथ। द इंटीग्रेशन ऑफ राजपूत इनटू मुगल हायरार्की स्ट्रेंथेंड इंपीरियल कंट्रोल, इंश्योर्ड इफेक्टिव गवर्नेंस अक्रॉस रीजन्स एंड इनकरेज्ड फर्दर राजपूत पार्टिसिपेशन इन द एम्पायर। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है राजपूत का मुगल हायरार्की में, इसकी वजह से राजपूत का जो कंट्रोल होता है वो मुगल एम्पायर में स्ट्रांग होता है, और मुगल एम्पायर का जो रिलेशन है राजपूत क्लैन से वो बढ़ता चला जाता है। मेवाड़ और शाहजहां, the cordial relations between the Ranas of Mewar and the Mughal Empire established by the 1615 treaty continued smoothly until 1652. Towards the end of that year, Rana Jagat Singh, successor of Rana Karan, violated the treaty by attempting to repair the fort of Chittor। क्या होता है कि मेवाड़ और शाहजहां का रिश्ता जो है वो तो थोड़ा, मतलब मेवाड़ और मुगल एम्पायर का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा है महाराणा प्रताप के टाइम से, लेकिन उसके बाद फिर अमर सिंह की डेथ के आते आते तक में और करण सिंह के दौरान सब कुछ स्मूथली चलता है। लेकिन करण सिंह के बेटे राणा जगत सिंह जो हैं, जब वो सक्सेस करते हैं, सक्सीड करते हैं राणा करण सिंह को, तो क्या होता है कि ट्रीटी जो हुई होती है कि आपको ट्रीटी होती है कि आपको 1000 कैवलरी जो है प्रॉक्सी मुगल सर्विसेज में रखनी होगी, आप चित्तौड़ के फोर्ट को रीबिल्ड या रिपेयर नहीं करोगे। तो उसमें से एक ट्रीटी को वायोलेट कर देता है कौन? राणा जगत सिंह, और चित्तौड़ के फोर्ट को फिर से रिपेयर करने लग जाता है। एम्परर शाहजहां है टेकिंग दिस ब्रीच सीरियसली। एम्परर शाहजहां जो है इस चीज को सीरियसली लेते हैं। पर्सनली सुपरवाइज्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड रीच्ड अजमेर विद एन आर्मी ऑफ 30,000 अंदर वजीर सदुल्ला खान अकम्पनीड बाय हाई रैंकिंग नोबल्स। और वो 30,000 लोगों की आर्मी विद वाजिर सदुल्ला खान और कुछ हाई रैंकिंग नोबल्स के साथ कहाँ पहुंचते हैं? अजमेर पहुंच जाते हैं। अपॉन रीचिंग चित्तौड़, वो जब चित्तौड़ पहुंचते हैं, मुगल फोर्सेस बिगिन डिसमेंटलिंग द अनऑथोराइज्ड रिपेयर। तो मुगल फोर्सेस जो है वो अनऑथोराइज्ड रिपेयर्स को तोड़ने लगती हैं। Recognizing the potential of heavy losses, both parties opted for a peaceful resolution। तो दोनों पार्टीज को लगता है कि बहुत खून खराबा होगा, तो वो एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए मानते हैं। राणा राज सिंह sent emissaries to apologize and assured adherence to the 1650 treaty। राणा राज सिंह जो है वो क्या करते हैं कि वो 1615 की ट्रीटी के बारे में भेजते हैं, अश्योर करते हैं कि ठीक है हम लोग उसके साथ अधीर करेंगे, उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। एज अ टोकन ऑफ सबमिशन द राणा सेंड द प्रिंस टू द मुगल कोर्ट। और अपने सबमिशन के तौर पे वो प्रिंस को उनके साथ भेज देते हैं, मतलब कि मुगल कोर्ट में भेज देते हैं कि ठीक है आप हमारे बच्चे को रखो, हम लोग आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि हमारा बच्चा हम आपको दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। Subsequently, relations between the Mughals and Ranas of Mewar remained stable and centered around the term of the 1650 agreement throughout the peak of the Mughal Empire। और जब तक मुगल एम्पायर का पीक रहता है तब तक मेवाड़ राणा, तब जो रानाज होते हैं मेवाड़ का और मुगल्स का जो रिलेशन है वो ठीक ठाक रहता है।
Rajputs and War of Succession. Towards the end of Shah Jahan's reign, a succession struggle erupted among his four sons Dara Shikoh, Suja, Aurangzeb, and Murad, dividing nobles including Rajputs according to their postings and interests. तो जब शाहजहां का रेन अपने खत्म होने वाले चरम पे होता है तो क्या होता है कि एक सक्सेशन स्ट्रगल इरप्ट होता है जहां पे 4 सन्स उसके खड़े होते हैं। दारा शिको, जिसको शाहजहां खुद चाहता है कि वो राजा बने, सूजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि नोबल्स जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से, अपनी पोस्टिंग्स के हिसाब से चारों में बढ़ जाते हैं। दारा जो है बैक्ड ओपनली बाय शाहजहां secured support and senior Rajput nobles such as Raja Jaswant Singh and Mirza Raja Jai Singh, who were promoted in rank and entrusted with commanding forces. ठीक है, जो दारा शिकोह है वो फेवरेट बच्चा हुआ करता था शाहजहां का, सभी लोग चाहते थे कि वो राजा बन जाए। ठीक है, राजा जसवंत सिंह जैसे बड़े बड़े नोबल्स भी किसको सपोर्ट कर रहे थे? दारा को सपोर्ट कर रहे थे। Meanwhile, other Rajputs aligned with Aurangzeb and Murad, leading to the battles of Dharmat and Samugar. तो जो और राजपूत थे और जो नोबल्स थे वो क्या करते हैं कि वो अपने अपने हिसाब से औरंगजेब और मुराद के साइड में थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि धर्मत और शामूगर की बैटल होती है। इन द बैटल ऑफ धर्मत जसवंत सिंह फोर्सेस वर डिफीटेड। जो बैटल होती है धर्मत की उसमें जसवंत सिंह की फोर्स डिफीट कर जाती है, मतलब हार जाती है। और जसवंत सिंह किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब दारा शिकोह की हार होती है। प्रमोटिंग मेनी राजपूत टू रिट्रीट टू देयर टेरिटरीज। अब इसकी वजह से बहुत सारे राजपूत अपनी टेरिटरी में वापस लौट जाते हैं। दारास डिफीट एट सामूगर फर्दर शिफ्टेड लॉयल्टीज। अब जब दारा खुद फिर से शामूगर में हार जाता है तो बहुत सारे जो लॉयल्टीज हैं उसको लेकर के वो शिफ्ट हो जाती है। मतलब कोई अब जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे वो अब किसको सपोर्ट करने लग जाते हैं? वो औरंगजेब को सपोर्ट करने लग जाते हैं। नोबल्स हु हैड फॉट अगेंस्ट औरंगजेब इंक्लूडिंग मिर्जा राजा जय सिंह एंड राव राय सिंह राठौर लेटर ज्वाइंड हिम एंड वर रिवॉर्डेड विद जागीर्स एंड प्रमोशंस। तो ये दो जो बड़े नोबल्स हैं जो पहले दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो अल्टीमेटली किसको सपोर्ट करने लग जाते हैं? वो सपोर्ट करने लग जाते हैं अपने औरंगजेब को। ठीक है, जिसकी वजह से उनको बाद में रिवॉर्ड्स और प्रमोशंस मिलते हैं। द फाइनल डिसाइसिव कन्फ्रंटेशन अकर्ड एट दाउरी नियर अजमेर, अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन इन अरावली रेंजेस। अब फाइनली डिसाइसिव कन्फ्रंटेशन मतलब एक लड़ाई होती है देवराई में, जहां जो कि अजमेर के नजदीक है और ये अरावली रेंजेस में है। ठीक है, Aurangzeb's forces, aided by efficient high-fighting Rajput soldiers, attacked Dara's forces from the rear, securing the decisive victory. औरंगजेब के साइड से जो राजपूत होते हैं वो लड़ते हैं, जो कि हिल फाइटिंग में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और अल्टीमेटली दारा की हार होती है। राणा राज जयसिंह ऑफ मेवाड़ और राजा जसवंत सिंह जो है वो एब्सटेन करते हैं पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि औरंगजेब उनको ये अश्योर्ड करता है कि हाँ ठीक है, आपको अगर मैं राजा बनता हूं तो रिलीजियस टॉलरेंस दूंगा, रिस्टोर करूंगा जो भी आपकी टेरिटरीज मेवाड़ से ली गई है। और ये सब कब होता है? 1654 में होता है। ठीक है, तो ये दोनों राजा जो हैं खुद को बचाते हैं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स इलस्ट्रेट्स हाउ राजपूत नोबल्स नेविगेटेड मुगल सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन पर्सनल एंड रीजनल इंटरेस्ट, मिलिट्री प्रैग्मेटिज्म एंड पॉलिटिकल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ इवेंट जो पूरा सक्सेशन का वॉर होता है दारा शिकोह, मुराद, सूजा और औरंगजेब के बीच में, ये बतलाता है कि राजपूत किस तरह से किसकी साइड लेते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि राजपूत किसकी साइड में हो, क्योंकि जो डिसाइसिव बैटल होती है देवराय में अजमेर के पास में, उसमें जो हिल फाइटिंग होती है वो राजपूत ही करते हैं। तो मुगल्स के लिए भी राजपूत इंपॉर्टेंट थे और राजपूत के लिए भी मुगल्स इंपॉर्टेंट थे। मुगल्स के लिए राजपूत इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अब इंटीग्रेशन होते होते राजपूत का ऐसा प्रेजेंस हो गया था मुगल एम्पायर में कि वो किसी को हरा सकते थे और किसी को जिता सकते थे। ठीक है, और राजपूत का क्यों जरूरी था मुगल्स के होने वाले नए सक्सेसर की तरफ ध्यान देना? क्योंकि अब जो भी उनका जो इंटीग्रेशन है वो उसी मुगल अथॉरिटी से आने वाला है, जो भी उनका जो पावर है उसी मुगल अथॉरिटी से आने वाला है, इसीलिए वो अपनी जो अपना जो साइड है वो ध्यान से चुना करते थे।
ठीक है। औरंगजेब और राजपूत के बारे में अभी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बतला दूं कि ये जो पूरा का पूरा वॉर ऑफ सक्सेशन है ना, मैंने एक दूसरी वीडियो में कवर करके रखा है। दिस इज अ सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो, सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज गो एंड चेक इट आउट। From the time of Akbar, Rajput chiefs became a indispensable segment of Mughal polity, holding key military and administrative positions. तो अकबर के समय से जो इंटीग्रेशन शुरू होता है राजपूत का मुगल कोर्ट्स में, वो एक तरह से अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है और अब राजपूत जो है वो मिलिट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन रखने लगते हैं। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांकोई बेरनेर noted that Mughal emperors, despite being Muslim, employed a significant number of Rajput nobles, treating them on par with other high-ranking officials and entrusting them with important commands. ठीक है। तो एक फ्रेंच ट्रैवलर है फ्रांसियोस, वो एक चीज नोट करते हैं कि मुगल एम्पायर में, जबकि वो मुगल एम्पायर जो है वो एक मुस्लिम एम्पायर है, उसके बावजूद भी बहुत सारे जो राजपूत नोबल्स हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो मुगल एम्पायर के अंदर काम करते हैं और उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है वो अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की तरह ही मिलती है। इसके अलावा उनको बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स के लिए भी ट्रस्ट किया जाता है। Under Aurangzeb, the prominence of Rajputs continued to grow, with leaders like Raja Jaswant Singh receiving the rank of 7,000 and governorship of Gujarat twice. Mirza Raja Jai Singh holding 7,000 with the title उमाद उल मुल्क एंड राणा राज सिंह एट 6,000। मतलब ये तीन राजाओं के बारे में बतलाया गया है, तीन राजपूत राजाओं के बारे में बतलाया गया है कि राजा जसवंत सिंह को गुजरात की गवर्नरशिप दी जाती है 2 बार, मिर्जा राजा जय सिंह को 7,000 की होल्डिंग दी जाती है, उनको एक उपाधि दी जाती है उमाद उल मुल्क की। फिर राणा राज सिंह जो है उनको भी 6,000 की मनसबदारी दी जाती है। अदर हेरिडिटरी राजपूत चीफ्स ऑल्सो शेयर्ड इन द एम्पायर्स वेल्थ, मनसब्स, ब्यूरोक्रेटिक पोजिशंस। ठीक है। इसके अलावा जो राजपूत चीफ्स हैं उनको हेरिडिटरी जो एम्पायर की वेल्थ थी, मनसब थी और ब्यूरोक्रेटिक पोजिशन जो थी वो मिला करती थी। लेकिन Aurangzeb's long campaigns in Deccan, rising expenditures, increasing inclusion of Deccani and Maratha nobles, and stagnant imperial revenue created socio-economic strains. लेकिन औरंगजेब, हम लोगों ने मराठा वाले ये में पढ़ा है ना, हम लोगों ने पहले यूनिट 3 में ये चीज पढ़ी है, नहीं देख करके आए हो ना यूनिट 3, तो एक बार देख लेना। ठीक है। तो औरंगजेब जो है वो दक्कन में बहुत ज्यादा घुस जाता है ताकि वो बाहमनी किंगडम से निकले हुए अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर को पूरी तरह से खत्म करे, मराठास का जो एक्सपेंशन हो रहा होता है उसको खत्म करे। ठीक है। तो वो इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता है अपने दक्कन के कैंपेन में कि उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टैगनेंट हो जाता है, वेल्थ का ड्रेन होने लगता है और यही सारी चीजें सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेन लाती हैं राजपूत और मुगल्स के रिलेशनशिप में। Policies such as re-imposition of jizya, heavy taxation of Hindu traders, strict land revenue collection caused widespread dissatisfaction. ठीक है। कुछ पॉलिसीज जैसे कि जजिया, जो कि सिर्फ जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, टैक्स था ये एक तरह का, हिंदू ट्रेडर्स पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाया जाने लगा, फिर स्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यूज जो होने लग गए, इसकी वजह से क्या होता है कि डिससेटिस्फाई होने लग गए, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ। ठीक है। द रिजल्टिंग पेजेंट अनरेस्ट एंड रिवोल्ट्स marked early signs of Mughal empire's decline. और पेजेंट्स का जो अनरेस्ट था, रिवोल्ट्स होने लगता है, वो अर्ली साइंस थे कि अब मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने वाला है। बाय द टाइम ऑफ औरंगजेब्स डेथ इन 1707 द एम्पायर वाज ऑलरेडी वीकन एंड हेडिंग टुवर्ड्स फ्रैगमेंटेशन। और जब औरंगजेब की डेथ होने वाली होती है उस समय तक ये समझ में आ गया था कि अब मुगल एम्पायर बहुत कमजोर हो चुका है और अब ये बिखरने वाला है। रेजिस्टिंग इंटरवेंशन, राठौर रेबेलियन। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग राठौर रेबेलियन के बारे में। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुगल एम्परर औरंगजेब एंड द राठौर ऑफ जोधपुर अरोज over the succession of the Gaddi of Jodhpur after the death of Raja Jaswant Singh in 1678। जब राजा जसवंत सिंह जिन्होंने अपना जो स्टांस है, जब औरंगजेब का पूरा रेबेलियन हो रहा था उस टाइम पे जो स्टांस अपना था कि ठीक ठीक रखा कि नहीं मैं मिडिल में हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा शाहजहां को दारा शिकोह के लिए, तो बेसिकली वो औरंगजेब को सपोर्ट करता है दारा शिकोह को सपोर्ट ना करके।
तो उस राजा के राज में, मतलब जोधपुर में, जब वॉर ऑफ सक्सेशन होता है गद्दी के लिए 1678 में, तब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उभर के आता है बिटवीन मुगल एम्परर औरंगजेब एंड राठौर्स ऑफ जोधपुर। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ जसवंत सिंह लेफ्ट द स्टेट हेवी इन डेप्ट। जब जसवंत सिंह मरते हैं उस समय पे उनका जो स्टेट है, जो जोधपुर है, बहुत ज्यादा कर्जे में होता है। एज पर मुगल practice, his property was taken under imperial custody and Aurangzeb annexed Marwar to the Khalisa except for 2 परगनास। अब इस डेप्ट को क्लियर करने के लिए जो इंपीरियल कस्टडी है वो लगानी पड़ेगी कहाँ पे? जोधपुर में। मतलब उनका जो स्टेट है वो हड़प लेगा कौन? इंपीरियल कस्टडी में आ जाएगा। ठीक है, औरंगजेब जो है वो मारवाड़ को एनेक्स कर लेता है, बस 2 परगनास जो है वो छोड़ देता है। जब जसवंत सिंह विडोज वर प्रेग्नेंट, जसवंत सिंह की बहुत सारी वाइफ्स थी, वो प्रेग्नेंट थी। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ 2 सन्स अजीत सिंह एंड दलथम्भन, द लेटर डाइड लीविंग अजीत सिंह एज द हेयर। जिसमें से 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जो दलथम्भन है उनकी डेथ हो जाती है और सिर्फ अजीत सिंह बचते हैं एज हेयर। ठीक है, द मुगल एम्परर्स ट्रेडिशनली हैड द अथॉरिटी टू डिसाइड सक्सेशन इन राजपूत स्टेट्स। और जो मुगल एम्परर्स थे उनको हमेशा ये अथॉरिटी हुआ करती थी कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो राजपूत है, मतलब कौन सा राजपूत स्टेट का कौन अब नया उत्तराधिकारी बनेगा। एज सीन इन अर्लियर केसेस लाइक अम्बेर, बीकानेर एंड बंधोघर, जैसा कि बीकानेर और बंधोघर में मुगल्स ने डिसाइड किया है कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो जोधपुर में भी यही करने की कोशिश होती है। सक्सेशन डिड नॉट ऑटोमेटिकली पास टू द एल्डेस्ट सन। सक्सेशन चुपचाप सिर्फ और सिर्फ बड़े बेटे को पास हो जाए ऐसी चीजें नहीं चला करती थी। ठीक है, समटाइम्स प्रेफरेंस वॉज गिवन टू द सन्स ऑफ राजाज फेवरेट क्वीन। कुछ समय पे ऐसा होता था कि जो राजा की प्रिय रानियां होती थी उनके बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलती थी, एज इन केस ऑफ सूर सिंह ऑफ जोधपुर एंड जसवंत सिंह। ऐसा किसके केस में होता है? सूर सिंह ऑफ जोधपुर और जसवंत सिंह के केस में होता है। फॉलोइंग दिस प्रीसेंडेंट, औरंगजेब इनिशियली कंसिडर्ड ग्रांटिंग सक्सेशन टू इंद्र सिंह, ग्रैंड सन ऑफ अमर सिंह, द एल्डर ब्रदर ऑफ जसवंत सिंह, डिस्पाइट ऑफर्स फ्रॉम अदर रिलेटिव्स बिकॉज ही वॉज क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर। ठीक है, तो जब जसवंत सिंह की डेथ होती है उस टाइम पे तो कोई भी उनका बच्चा होता नहीं है, बाद में उनको एक बच्चा होता है। तो जब उनकी डेथ होती है तो अमर सिंह, जो कि उनके बड़े भाई के बेटे थे, उनके बड़े भाई के पोते थे, उनको वहां की गद्दी दे दी जाती है। Indra Singh paid a large succession fee but was extremely unpopular among the जोधपुरी सरदार्स। जो इंद्र सिंह है वो लार्ज सक्सेशन फी देते हैं, लेकिन वो बहुत अनपॉपुलर होते हैं जोधपुरी सरदार के बीच में। रानी हार्डी एंड जोधपुरी सरदार्स स्ट्रांगली अपोज्ड इंद्र सिंह, इवन ऑफरिंग हायर ट्रिब्यूट फॉर अजीत सिंह सक्सेशन। तो रानी हार्डी जो होती है और जो जोधपुरी सरदार्स होते हैं वो इंद्र सिंह को अपोज करते हैं और उनसे ज्यादा ट्रिब्यूट देने की बात करते हैं अजीत सिंह के लिए। They eventually smuggled अजीत सिंह from the court, further complicating the matter। ठीक है, क्या होता है कि जो लोग चाहते हैं कि अजीत सिंह राजा बन जाए वो फर्दर आगे चल के अजीत सिंह को कोर्ट से निकाल लेते हैं ताकि उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन ये चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। औरंगजेब वैरी ऑफ ग्रांटिंग सक्सेशन टू एन इन्फेंट इनिशियली रेजिस्टेड बट प्रॉमिस्ड अजीत सिंह वुड रिसीव मनसब एंड राज व्हेन ही कम ऑफ एज। तो औरंगजेब को लगता है कि एक छोटे से बच्चे को, एक इन्फेंट को, एक शिशु को राज संभालना देने से अच्छा है कि वो किसी और को राज दे दें और ये प्रॉमिस कर दें कि हाँ, जब वो एज के हो जाएंगे, उनकी सही एज हो जाएगी, तो उनको मनसब और राज दे दिया जाएगा। Indra Singh was eventually stripped of his claim and Jodhpur remained under direct मुगल कंट्रोल। तो इंद्र सिंह को इन्हीं सब कारणों की वजह से उनके राज से हटा दिया जाता है और उसके बाद जो जोधपुर है वो डायरेक्टली मुगल कंट्रोल के अंडर आ जाता है। इन 1697 अजीत सिंह रिसीव्ड द मनसब ऑफ 1500/500 and जागीर ऑफ जालौर, बट द जोधपुरी सरदार कंटिन्यूड टू डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ देयर एंसेस्ट्रल वतन जागीर। तो जब अजीत सिंह थोड़े बड़े होते हैं 1697 में, तो उनको एक छोटी सी जागीरदारी दे दी जाती है, लेकिन जो जोधपुरी सरदार थे उनका कहना था कि नहीं, जो भी इनका एंसेस्ट्रल वतन जागीर था वो उनको दे दिया जाए।
की पॉइंट्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि औरंगजेब फॉलोड ट्रेडिशनल मुगल सक्सेशन प्रैक्टिसेस इन राजपूत स्टेट्स। मुगल्स में ऐसा नहीं होता था कि बड़ा कोई बेटा है तो वो राजा बन जाए, वहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन हमेशा से चलता आया है। तो यही चीज वो क्या करता है कि वो राजपूत स्टेट्स में भी प्रैक्टिस करने लगता है। सेकेंड, द डिस्प्यूट वॉज लार्जली अ फैमिली फ्यूड बिटवीन जोधपुर एंड नौगौर फैक्शन ऑफ राठौर्स। ठीक है, तो जो डिस्प्यूट होता है आफ्टर द डेथ ऑफ जसवंत सिंह, वो मतलब कि वो इसलिए होता है क्योंकि परिवार में ही आपस में लड़ाई थी, मतलब जोधपुर और नागौर में आपस में वहां के जो राठौर थे उनकी ही लड़ाई थी। जब अमर सिंह जोधपुर में रिटर्न होते हैं तो वहां के जो जोधपुरी सरदार होते हैं, जो लोग अपना कब्जा जमाए बैठे होते हैं एक राजा की एब्सेंस में, तो उनके लिए इसको रेजिस्ट करना अनिवार्य हो जाता है। पोस्ट औरंगजेब पीरियड, आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे जो हैं वो मुगल थ्रोन के लिए चुनाव लड़ते हैं। बट अनलाइक अर्लियर सक्सेशन डिस्प्यूट, द सेंट्रल अथॉरिटी वाज वीकेंड। ठीक है, तो पहले का जो जितना भी डिस्प्यूट होता है उसमें जो राजा है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, लेकिन इस बार जो है सेंटर जो है वो वीक होता है। पावरफुल नोबल्स इंक्लूडिंग राजपूत फॉर्म्ड फैक्शंस टू सपोर्ट डिफरेंट क्लेमेंट्स। जो पावरफुल नोबल्स होते हैं राजपूत के साथ साथ, वो डिफरेंट क्लेमेंट्स को, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं गद्दी के लिए, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। राजपूत चीफ सवाई जय सिंह, अजीत सिंह, बुद्ध सिंह हारा, राम सिंह हारा and Chhatrasal Bundila were courted by these factions due to their influence, although they had no prince of preference. ये जो राजपूत चीफ्स हैं इतने सारे, ये अलग अलग फैक्शंस में डिवाइडेड थे, उनके अपने इन्फ्लुएंस थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो किसी एक प्रिंस को प्रेफरेंस देना चाहते थे। रिलेशंस बिटवीन राजपूत एंड मुगल कोर्ट फ्लक्चुएटेड। जो राजपूत और मुगल्स का जो रिलेशन था वो फ्लक्चुएट करने लगता है। ये जो चीज रिफ्लेक्ट करती है कि कोलैबोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों चलता होता है मुगल्स और राजपूत के बीच में। अजीत सिंह वतन ऑफ जोधपुर प्रीवियसली ब्रॉट अंडर इंपीरियल खलीसा रिमेन्ड अंडर मुगल कंट्रोल। अजीत सिंह का जो वतन होता है, अजीत सिंह जो राजा होने चाहिए थे जोधपुर के विद प्रॉपर मनसबदारी, लेकिन वो इंपीरियल खलीसा पंथ के तौर पे चलता रहता है मुगल कोर्ट के अंदर। प्रिंस आजम अटेम्प्टेड टू सिक्योर राजपूत सपोर्ट बाय ग्रांटिंग हिज हाई मनसब्स एंड अपॉइंटिंग अजीत सिंह एंड जय सिंह एज गवर्नर्स ऑफ गुजरात एंड मालवा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो प्रिंस आजम है वो क्या करते हैं कि वो राजपूत का सपोर्ट लेने के लिए हाई मनसब्स देते हैं, 7,000 का मनसब देते हैं अजीत सिंह को और जय सिंह को, और दो अजीत सिंह को गुजरात का और जय सिंह को मालवा का जागीरदारी यानी कि गवर्नेंस देते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ डिस्पाइट दीज ऑनर्स, इन ऑनर्स के बावजूद भी जो लॉयल्टीज हैं वो शिफ्ट होती हैं। जय सिंह डेजर्टेड आजम ड्यूरिंग द बैटल ऑफ जाजू, while his brother Vijay Singh supported him and was rewarded with Amdar as Watan Jagir, क्रिएटिंग राइवलरीज। ठीक है, तो इन सब के बावजूद भी जय सिंह को मालवा की जागीरदारी देने के बावजूद भी उनकी जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट हो जाती है प्रिंस आजम को लेकर के, मतलब वो प्रिंस आजम को धोखा दे देते हैं बैटल ऑफ जाजू में, और उनके जो भाई हैं, मतलब कि जो जय सिंह के भाई हैं विजय सिंह, वो सपोर्ट करते हैं प्रिंस आजम का और बाद में उनको अम्बेर की वतनदारी दी जाती है। अजीत सिंह इनिशियली रिमेन्ड न्यूट्रल बट टेम्पररी reclaimed जोधपुर which was later restored under मुगल कंट्रोल लीडिंग टू renewed conflict। तो अजीत सिंह जो है वो क्या करते हैं कि वो न्यूट्रल रहते हैं, ना उसकी ना इसकी, मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है, टेम्पररी वो जोधपुर के राजा भी बनते हैं, लेकिन मुगल कोर्ट फिर से जोधपुर को अपने अंडर ले लेता है। गवर्नरशिप वर अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्टेंशन। गवर्नरशिप जो थी वो एक और पॉइंट ऑफ लड़ाई थी। Between 707 and 1732, Jai Singh served as governor of Agra and Malwa multiple times under successive emperors, while Ajit Singh's demand for Gujarat were met only intermittently, 1714 and 1719। गवर्नरशिप जो होता है वो एक दूसरा पॉइंट ऑफ विवाद होता है, मतलब कि 1707 और 1732 के बीच में जय सिंह जो है वो गवर्नर के रूप में सर्व करते हैं, आगरा और मालवा के गवर्नर के रूप में सर्व करते हैं बहुत बारी। ठीक है, और जो अजीत सिंह है वो डिमांड करते हैं कि जो गुजरात है उनके लिए, मतलब अजीत सिंह को गुजरात की गवर्नरशिप मिली हुई होती है, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये चीज कितने के कितने बीच में होती है, 1714 से लेकर के 1719 के बीच में होती है। दोनों ही जो चीफ्स थे वो
मिलिट्री सर्विसेज अपनी देते हैं, वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं जाट, सिख्स और मराठास के खिलाफ, ठीक है, ताकि उनकी जो पोजीशन है वो और स्ट्रांग हो सके। इन एसेंस हम लोग कह सकते हैं कि राजपूत चीफ्स जो थे वो एक क्रूशियल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे एंड मिलिट्री लीड्स थे, जो कि बहुत सारे थाउजेंड्स में सोल्जर्स को प्रोवाइड करते थे, हुज वेल्थ एंड लॉयल्टी रीइंफोर्स रीजनल पावर, जिनकी लॉयल्टी और वेल्थ की वजह से जो रीजनल पावर है वो फिर से रिस्टोर हो पाई। Akbar's policy of integrating Rajputs into Mughal nobility created lasting bonds which continued under his successor। जो पॉलिसी अकबर शुरू करता है कि हाँ ठीक है राजपूत को अपने हिस्से में रखना है, इंटीग्रेट करके चलना है, उसके जो बाद के जो सक्सेसर्स होते हैं वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग द एम्पायर्स डिक्लाइन राजपूत एंड अदर रीजनल पावर्स इंक्रीजिंगली रिट्रीटेड टू कंसोलिडेट लोकल अथॉरिटी, लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स एज मुगल सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड। और जब एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है तो राजपूत जो है वो क्या करते हैं कि वो दूसरी रीजनल पावर्स को इंक्रीजिंगली रिट्रीट करते हैं, मतलब लोकल अथॉरिटीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वर्क देखा जाए तो जो मुगल एम्पायर है वो सेंट्रली अब वीक हो चुका है, तो लोकल अथॉरिटीज को ऑब्वियसली पावर मिलेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा समरी, एक्सप्लेनेशन, वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट टू कॉल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड एज यूजुअल आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एंड आंसर इन दिस वीडियो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, अ लॉन्ग वीडियो, जहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। मैं ये कोशिश करती हूँ कि थ्रू आउट द वीडियोज जो पूरी सीरीज है उसमें आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप लोग एक्चुअली यहाँ पे पढ़ क्या रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे अगर चाहो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो, जो कुछ भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी आगे कि मैं सारे के सारे चैप्टर्स को इसी तरह से पढ़ा करके कंप्लीट करूंगी। उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर एक चैप्टर का छोटा सा समरी होगा, मतलब टोटल 18 चैप्टर्स है ना हमारे पास, तो मैं क्या करूंगी कि वो टोटल 18 के 18 चैप्टर्स का एक छोटा सा समरी होगा एक पर्टिकुलर पीडीएफ में, एक पर्टिकुलर वीडियो में, और उसमें हम लोग फिर से एक छोटा सा रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, ये एक वीडियो हो गया। दूसरे वीडियो में हम लोग सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं वो पढ़ेंगे, और लास्टली कुछ भी अगर आप लोग पढ़ के नहीं आए होगे तो फिर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो देखेंगे, जहां पे अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो उतना भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो 80 to 90% आप एग्जाम्स में क्वेश्चन लिख पाओगे। बट अगर आपको इस सब्जेक्ट में आगे कुछ करना है तो अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी याद करके जाना है, एग्जाम देना है, पढ़ोगे ना याद रहेगा तो तुमको आगे की लाइफ में चीजें थोड़ी आसान लगेंगी। Okay, so all the best for all of your examinations. And one more thing, apart from this subject I have started a lot of series। तो अगर आपको कुछ लगे कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ कि ये मेरे एग्जाम से, ये मेरे सिलेबस से मैच हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई डू मेक अनदर कंटेंट अबाउट सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल पर्सन्स, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो डू check it out, and bye bye, and all the very best for all of your examinations. Bye bye.